स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir. स्क्रीन स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, नाउ इट इज विजिबल। रवि, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिन पे इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रेजेंट होता है। हम एक चैप्टर में मिनरल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसमें मेटल्स आते हैं, ठीक है। मेटल्स जब कंपाउंड बनाते हैं और हम इनको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइज होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये डिसोसिएट होगा, ये टूटेगा Na+ और Cl- में। इसको हम आयनाइजेशन कहते हैं, क्योंकि ये आयन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आयन दो टाइप के होते हैं, कैटायन होता है और एनायन होता है। कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे Na+ है तो ये कैटायन होगा और Cl- ये एनायन होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? दे आर मिनरल्स एंड दे कैरी इलेक्ट्रिकल चार्ज, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, ठीक है। यूरिन में भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, हमारे पसीने में प्रेजेंट होते हैं, और हमारी बॉडी के जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हम कब यूज करते हैं? जब बॉडी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो या गर्मी के दिनों में हम लंबे समय तक पानी नहीं पीते। तो उस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी में लूज मोशन या वोमिटिंग जैसी, डायरिया जैसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है। तो उस केस में हमारी बॉडी काफी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स थेरेपी लेते हैं, जिसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं। इसमें हम एक्सटर्नल सोर्सेज से ORS के जो पैकेट आते हैं उस फॉर्म में हम इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में पानी में डिसॉल्व करके डालते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी में क्या है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से हमारी बॉडी रन करती है। हार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, न्यूरॉन्स में जो कंडक्शन होता है वो भी इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से ही होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। न्यूरॉन सेल का जो पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन का जो प्रोसेस होता है, जिससे नर्व कंडक्शन होता है, तो उसके भी लिए इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है। और हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 7.4, ठीक है। बेसिक पीएच होता है ब्लड का एल्केलाइन इन नेचर। तो यदि पीएच को हमें मेंटेन रखना है तब भी हमें इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, है ना, जैसे कैल्शियम। कैल्शियम एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, जिससे मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है और हमारी बॉडी में मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो हमारी बॉडी में पाए जाने वाले इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट और बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट कर लिया, होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कोई डाउट इलेक्ट्रोलाइट्स में? No, no, sir. चलिए ठीक है। एंटासिड्स क्या होते हैं बताइए? एंटासिड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। एंटासिड बेसिक नेचर के होते हैं और हमारे स्टमक में जो खाने को पचाने के लिए HCl रिलीज होता है उसको ये न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। और एसिडिफाइंग एजेंट्स वो होते हैं जो एसिड के सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। जब डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ एसिड की वजह से, है ना, तो उस केस में एसिडिफाइंग एजेंट यूज किए जाते हैं। इसका एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और एंटासिड के एग्जांपल क्या है? जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जितने भी मेटालिक बेस हैं ये सारे एंटासिड की तरह काम करते हैं। तो इनके एग्जांपल्स आप लोग याद रखोगे, ठीक है। जब भी हम बेस में एसिड को मिलाएंगे या एसिड में बेस को मिलाएंगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं एंटासिड्स के। और इसके यूजेस मैंने आपको बताया कि कहाँ यूज होते हैं, है ना। किसी पेशेंट को स्टमक से रिलेटेड जब कोई प्रॉब्लम होती है एसिडिटी की, या उसको गैस बन रही है,
ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। अब मुझे बताइए कैथार्टिक्स क्या होते हैं। कैथार्टिक्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि स्टमक को साफ करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये डिफिकेशन को मतलब हाथों के खाली होने को प्रमोट करते हैं और हमारे स्टमक को एम्प्टी कर देते हैं, खाली कर देते हैं। तो जब भी किसी का पेट साफ नहीं होता, उसको खुल के मोशंस नहीं होते, है ना, लेटरिन नहीं जा पाता है कई दिनों तक, पेट में जम जाती है, तो उस केस में कैथार्टिक्स यूज करते हैं। तो ये प्रेशर बनाते हैं और कॉन्स्टिपेशन में काफी रिलीफ देते हैं। ठीक है। या किसी की एनस की सर्जरी होनी हो तो उसके लिए हाथों की निचले हिस्से की सफाई के लिए भी कैथार्टिक्स दिए जाते हैं। और इसके लिए एनिमा का भी यूज किया जाता है ना। किसी की कोलन की सर्जरी होनी है, रेक्टल सर्जरी होनी है, तो उस केस में उसका पेट साफ होना जरूरी है, तभी वहां पर गंदगी नहीं रहेगी, तो डॉक्टर्स आसानी से सर्जरी परफॉर्म कर पाएंगे। तो और ऐसे कौन से ड्रग्स हैं जो कि जीआई ट्रैक पे काम करते हैं? स्टिमुलेंट है ना, और इमोलिएंट्स है। इमोलिएंट्स क्या करते हैं? हमारे जैसे लग्जेटिव है, परगेटिव है ना, ये क्या करते हैं? ये स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करते हैं और ल्यूब्रिकेट करता है, जिसकी वजह से इजिली डिफिकेशन हो जाता है। इसका एग्जाम्पल भी आपने कोग्नोसी में पढ़ा होगा, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। और दूसरा एग्जाम्पल है सेना लीफ का पाउडर, है ना? तो ये सारी चीजें हमारे स्टमक पे काम करती हैं, है ना। एंटासिड, एसिडिफाइंग एजेंट, और प्रोटेक्टिव एब्जॉर्बेंट्स, और लग्जेटिव परगेटिव, और कैथार्टिक। ठीक है, ये सारे जो मैंने आपको कैटेगरी बताए, ये कहाँ पर यूज होते हैं? ये स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, इंडाइजेशन है, एसिडिटी है ना, या प्रॉपर डाइजेशन ना होने की कंडीशन में जो खट्टी डकारें आती हैं, है ना, उन सब के ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। एस्ट्रिंजेंट्स क्या होते हैं? एस्ट्रिंजेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि टिश्यू को श्रिंक करते हैं और प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, कटेचु कत्था और टैनिक एसिड। ठीक है। एस्ट्रिंजेंट्स आर द सब्सटेंसेस विच प्रेसिपिटेट द प्रोटीन। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल एक और मैंने आपको बताया था जो कि सेविंग के बाद यूज करते हैं, फिटकरी, एलम। ठीक है, एलम भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब मुझे आप बताइए टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं। टॉपिकल एजेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्किन के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, स्किन की क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। यदि स्किन पे कोई बर्न हो गया है, या छोटा सा कोई स्कार या अल्सर फॉर्मेशन हो गया है, सनबर्न हो गया है ना, उस केस में ये टॉपिकल एजेंट्स यूज किए जाते हैं। एंटीसेप्टिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, जर्मिसाइड्स, बैक्टीरियोस्टैटिक, सैनिटाइजर्स। सैनिटाइजर्स तो अभी आपने कोविड टाइम में काफी यूज किया है, 70% अल्कोहल। ठीक है, हैंड्स को सैनिटाइज करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को सैनिटाइज करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। जर्मिसाइड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? जो नॉन लिविंग सरफेस से बैक्टीरिया को रिमूव करते हैं, उनको इरेडिकेट करते हैं, उनको मारते हैं, उसको हम एंटीसेप्टिक, उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। एंटीसेप्टिक भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये लिविंग सरफेस पे यूज होता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में यही अंतर है कि एंटीसेप्टिक लिविंग सरफेस पे हम यूज कर सकते हैं और डिसइंफेक्टेंट लिविंग सरफेस पे यूज नहीं करते। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को या तो रोके या तो उसको मार दे, तो उसको हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स कहते हैं। इसमें आता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, ये सारे ड्रग्स आते हैं। ठीक है। कैलामाइन का आपने नाम सुना है? कैलामाइन लोशन, यस सर। है ना। कैलामाइन लोशन में जिंक कार्बोनेट डला होता है और फेरिक ऑक्साइड, और उसमें कुछ कलर्स डले होते हैं, आईपीबीपी के हिसाब से बनाते हैं, है ना। तो ये भी एज अ टॉपिकल एजेंट यूज होते हैं। ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं।
टॉपिकल एजेंट्स और क्या करते हैं, इमोलिएंट इफेक्ट देते हैं, सूदिंग इफेक्ट देते हैं। स्किन पे जब आप लगाओगे तो मॉइस्चर के रिमूवल को प्रोटेक्ट करेंगे। मॉइस्चर रिमूव नहीं होगा तो आपकी स्किन नम बनी रहेगी, है ना। और स्किन में मॉइस्चर रहना बहुत जरूरी है। इसका एग्जाम्पल है, जैसे आप ऑयलिंग करते हो ना स्किन पे, मालिश करते हो, थोड़ा सा तेल लगा लेते हो, तो उससे ठंडी के दिनों में आपकी स्किन नम बनी रहती है। तो ये सभी एग्जाम्पल है टॉपिकल एजेंट्स के। डेंटिफ्रिक्सेस क्या होते हैं? डेंटिफ्रिक्सेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आपके टीथ की क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं। ये फ्रिक्शन इफेक्ट के थ्रू टीथ की जो परत है, मैल की जो परत जम गई है ब्रश न करने की वजह से, साफ सफाई न करने की वजह से, तो उसको ये साफ कर देती है। ठीक है। इसमें एब्रेसिव्स डले होते हैं, है ना, जो कि टीथ की पॉलिशिंग का काम करते हैं, क्लीनिंग का काम करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके दांत खराब हो जाते हैं, है ना, दांतों का कलर काफी डल पड़ जाता है, तो उस केस में ये डेंटिफ्रिक्सेस यूज किए जाते हैं। डेंटल कैरीज के फॉर्मेशन होने पर भी पेशेंट को काफी प्रॉब्लम होता है। टूथ का डिके होने लगता है ना, टूथ पतला होने लगता है ना, जिसकी वजह से टूथ में कैविटी के फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी रहती है, और वहां पर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम्स के ट्रीटमेंट के लिए डेंटल प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं। और इसमें विटामिन ए, सी और डी भी ऐड किए जाते हैं, क्योंकि ये तीनों विटामिन हमारे टीथ की हेल्थ के लिए काफी आवश्यक है। और फ्लोराइड्स हमारे टीथ के लिए अच्छा होता है, लेकिन एक लिमिट तक। जो एंटी कैरी एजेंट्स आते हैं जो कैविटी को कम करते हैं, उसमें फ्लोराइड ऐड होता है, पेस्ट में भी डलता है, टूथपेस्ट में। माउथ वॉशेस आते हैं, है ना। माउथ वॉशेस मेडिकेटेड लिक्विड होते हैं जो कि माउथ की क्लीनिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और हमारी माउथ की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको ये ऑक्सीजनेटेड करते हैं। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी ऐड किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है और माउथ की प्रॉपर क्लीनिंग करता है। तो किसी के माउथ से यदि बदबू आती हो, है ना, तो वो प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाती है। गार्गल्स आते हैं, गार्गल से हम गरारा करते हैं, हमारे गले की सफाई होती है। तो किसी पेशेंट को यदि गले में खराश हो और खांसी वासी ज्यादा आ रही हो, तो गले की क्लीनिंग के लिए हम गार्गल्स यूज करते हैं। ठीक है। तो ये सारे जो मैंने आपको बताया, डेंटिफ्रिक्सेस, एब्रेसिव, डेंटल कैरिंग एजेंट और डिसेंसिटाइजर्स भी आते हैं। ये क्या है, टीथ की हाइपर सेंसिटिविटी को कम करते हैं। टीथ का जो आउटर सरफेस होता है ना, वो जब इसका इरोजन होने लगता है तो टीथ काफी सेंसिटिव हो जाते हैं। और जब गम का भी इरोजन होने लगता है तो गम पतले हो जाते हैं, तो वहां से ब्लीडिंग की भी पॉसिबिलिटी रहती है। पायरिया भी एक प्रॉब्लम है जो कि टीथ और ओरल कैविटी से एसोसिएटेड है। तो इन सब के ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स यूज किए जाते हैं। जब टीथ की सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, तो जब भी व्यक्ति आइसक्रीम खाएगा या चाय पिएगा तो उसके दांत ठनकते हैं, है ना। तो ये दांत ठनकते क्यों हैं? क्योंकि टीथ काफी सेंसिटाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए कुछ टूथपेस्ट अवेलेबल है, जैसे सेंसिटाइन आता है, तो ये टूथ की सेंसिटिविटी को कम करके इन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में काफी हेल्प करता है। ठीक है। एंटीडॉट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है। पॉइजनिंग के लिए हम इमेसिस का यूज करते हैं, है ना, एंटीडॉट्स का यूज करते हैं। हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो सकती है, और किसी भी ड्रग के ओवरडोज की पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है। तो हम इसके लिए जैसे कुछ ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस से उनका फॉर्मेशन करेंगे, जिससे पॉइजन को आसानी से बॉडी से बाहर निकाला जा सके, उसको डीएक्टिवेट किया जा सके। डायूरेटिक्स का यूज करेंगे, है ना। तो ये सारे आपके एंटीडॉट्स हो गए। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि कफ के ट्रीटमेंट में यूज यूज किए जाते हैं, है ना। जब भी हमारे थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाए या हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए, तो कफिंग होने लगती है, खांसी आने लगती है। तो ये एक्सपेक्टोरेंट कौन से सिस्टम पे काम करते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। एक होता है प्रोडक्टिव कफ, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ। तो एक कफ ऐसा होता है जो हमारी बॉडी के लिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए जरूरी है जिसका बनना। लेकिन एक वो होता है जो कि एलर्जी की कंडीशन में बनता है, जब हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई एलार्जन आ जाता है। तो इस कफ को हम स्प्यूटम भी बोलते हैं। स्प्यूटम मतलब होता है बलगम।
टीवी के पेशेंट में बहुत लंबे समय तक खांसी चलती है और बलगम का फॉर्मेशन होता है, और उस बलगम की जांच से टीवी का पता चलता है। तो ये जो कफिंग है ये केवल बॉडी का एक रिफ्लेक्स एक्शन है। ये शो करता है कि कहीं ना कहीं बॉडी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक्सपेक्टोरेंट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि कफ को बॉडी से, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से एक्सपेल आउट करते हैं, उसके सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। म्यूकोलाइटिक ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि म्यूकस स्पूटम को तोड़ के पतला कर देते हैं, जिस वजह से वो आसानी से बाहर आ सकते हैं। तो ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स, ये सब रिस्पायरेटरी सिस्टम के ही पार्ट्स होते हैं, जिनमें कहीं पर भी कोई इन्फेक्शन हो सकता है। जैसे एक एग्जांपल है निमोनिया। निमोनिया लंग्स का, एल्वियोलाई का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया आपको एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? ये कफ को एक्सपेल आउट करते हैं, कफ को बाहर निकालते हैं, और खांसी के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि रेट ऑफ रिस्पिरेशन को बढ़ाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कैफीन। ठीक है, कैफीन सीएनएस को स्टिमुलेट करता है। हमारे ब्रेन में रिस्पायरेटरी सेंटर होता है जहां से रिस्पिरेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें पेशेंट के रिस्पायरेटरी सिस्टम को स्टिमुलेट करने की जरूरत पड़ती है ताकि वो तेजी से सांस ले सके, क्योंकि सांस तो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है जिंदा रहने के लिए। यदि हम सांस नहीं लेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम हमारे डेली लाइफ रूटीन के काम करते हैं। तो ये हो गया आपके रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं या फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होती है जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करती है, जिसकी वजह से किसी भी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ती है, उसकी इफिकेसी और उसकी स्टेबिलिटी बरकरार रहती है। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट का एग्जाम्पल क्या है? सिट्रिक एसिड, विटामिन सी। इसका जो टैबलेट आता है मार्केट में उसका नाम है लिमसी। ठीक है, एसिड बेस और बफर क्या होते हैं? एसिड बेस और बफर, एसिड वो होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl। इसको जब आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो डिसोसिएट होगा H प्लस आयन में और Cl माइनस में, तो ये एसिड हो गया। ठीक है, बेस क्या होते हैं? जो OH माइनस आयन देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। इसका एग्जाम्पल है NaOH। NaOH को जब मैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करूंगा तो क्या होगा? NaOH डिसोसिएट होगा Na प्लस और OH माइनस में। तो ये भी आपका बेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे H2SO4। H2SO4 क्या है? एसिड है ना? इस टाइप से एसिड और बेस के हमको एग्जाम्पल पता होने चाहिए। बफर्स क्या होते हैं? बफर्स ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो कि किसी भी दूसरे सॉल्यूशन में यदि ऐड किए जाए तो वो उसके पीएच को मेंटेन रखते हैं, है ना? जैसे हमारे ब्लड में पीएच को मेंटेन रखता है बाइकार्बोनेट्स, तो बाइकार्बोनेट भी बफर का एग्जाम्पल है। पीएच क्या होता है? ये डेफिनेशन कभी पूछ ली जाती है। ठीक है, पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन से हमें पीएच का पता चलता है। पीएच का स्केल 0 से शुरू होता है और 14 तक जाता है, और उसका जो मिड होता है वो 7 है। 7 से यदि हम नीचे की तरफ आएंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, और 7 से यदि 14 की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एल्केलेनिसिटी, एल्केलाइन नेचर बढ़ेगा या बेसिसिटी बढ़ेगी। तो जैसे 7 से मैं 2 पे आ गया तो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, 3 पे आ गया तो और ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और 7 पे आके न्यूट्रल हो जाएगा। वाटर का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। ब्लड का जो पीएच होता है वो कैसा होता है? ब्लड का पीएच एसिडिक होता, ब्लड का पीएच एल्केलाइन होता है, बेसिक होता है ब्लड का पीएच। ठीक है, यूरिन का पीएच कैसा होता है? यूरिन एसिडिक होता है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी में अलग अलग पार्ट्स में पीएच में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीएच। ठीक है, अब हम देखते हैं इनहेलेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ये स्मॉल टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए। इनहेलेंट्स ऐसे ड्रग्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि गैसेस फॉर्म में एडमिनिस्टर किए जाते हैं नेजल कैविटी के थ्रू और माउथ के थ्रू, रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ट्रीटमेंट मैनेजमेंट के लिए
इनहेलेंट्स यूज किए जाते हैं। ये सिस्टेमिक इफेक्ट भी देते हैं और लोकल इफेक्ट भी देते हैं। इनके एग्जाम्पल है आपके ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इनके कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं नोजिया, वोमिटिंग, हेलुसिनेशन और नर्व डैमेज, मेमोरी लॉस, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। और इनहेलेंट्स के एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेस। ये जो गैसेस हैं ये इनहेलेंट्स की तरह यूज की जाती है। अस्थमा के पेशेंट के लिए पंप्स भी आते हैं, निबुलाइजर भी आते हैं, है ना। तो इसमें भाप के थ्रू या गैस के थ्रू, मतलब ड्रग को रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हमें इनके डिस्क्रिप्शंस पते होने चाहिए। जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना होता है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32। और ऑक्सीजन को हम किस सिलेंडर में स्टोर करके रखते हैं? बताया था ना आपको, ब्लैक एंड वाइट। और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रे कलर में, और नाइट्रस ऑक्साइड को ब्लू कलर में। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ड्राई आइस क्या होती है? फ्रोजन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, मतलब शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? जब कार्बन डाइऑक्साइड को जमा देते हैं, है ना, फ्रोजन कर देते हैं, तो उससे जो बर्फ बनती है उसको ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है। और जो फायर डिस्टिंग्विशर्स आते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। और वेल्डिंग के लिए ऑक्सीजन का यूज होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही आग जलती है। तो ये है आपके इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स यदि आए तो आपको मेडिसिनल गैसेस को ही एक्सप्लेन करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ मेडिसिनल गैसेस क्या होती है, बताया था ना मेडिसिनल गैसेस। पारुल बताओ क्या होती है मेडिसिनल गैस? सर बताए। हम्म। यस सर बताए थे। हम्म। पारुल, सुन रही हो? मेडिसिनल गैसेस क्या होती हैं? कौन बताएगा मेडिसिनल गैसेस के एग्जाम्पल? सर O2 ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। वेरी गुड। नाइट्रस ऑक्साइड के क्या यूजेस हैं? सर ये लाफिंग गैस है एंड इसका जब एनाल्गेसिक जर्नल एनेस्थेटिक के लिए कुछ सर्जरी की जाती है तो उसमें भी इसका यूज हाँ, वेरी गुड। डेंटल सर्जरी हो, है ना, तो उसमें एज ए जनरल एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक्स कहाँ पर काम करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। और ये पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, जिससे पेशेंट को दर्द का एहसास नहीं होता और सर्जरी आसानी से परफॉर्म हो जाती है। ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या यूज है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ऑक्सीडेशन से एनर्जी बनती है। और उसको कौन कैरी करता है? आरबीसीएस पे जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, जुड़ता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और इस फॉर्म में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन ट्रांसफर करता है और बॉडी के हर टिश्यू के सेल तक पहुंचाता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हमारे प्राणवायु है, ऑक्सीजन के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, है ना। जब पेशेंट सीरियस होता है तो आपने देखा होगा उसको मास्क लगाया जाता है ऑक्सीजन का। अभी कोविड टाइम पे जिन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो गई थी, है ना, इन्फेक्शन की वजह से लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, डिसफंक्शन ऑफ लंग्स हो गया था, उस केस में ऑक्सीजन के सिलेंडर की डिमांड कितनी बढ़ गई थी। हर पेशेंट ऑक्सीजन की सिलेंडर के पीछे भाग रहा था, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो व्यक्ति जिंदा ही नहीं रह सकता। तो मास्क के थ्रू उसको, जो आता है ना मास्क, ऑक्सीजन मास्क, वो लगा के पेशेंट को, उसको एक पर्टिकुलर नॉब को सेट कर दिया जाता है कि भाई कितना फ्लो रखना है ऑक्सीजन का। ठीक है। ज्यादा फ्लो भी नहीं रख सकते, नहीं तो उसके भी साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। उसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन बढ़ेगा जो कि लंग सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, तो लंग्स खराब भी हो सकते हैं ज्यादा यदि ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा दिया तो। कोविड के टाइम पे कुछ लोगों की जान तो इसलिए चली गई क्योंकि ऑक्सीजन का जो फ्लो था वो काफी बढ़ा दिया था। पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी तो उसके रिलेटिव्स ने खुद ही बढ़ा दिया अपनी तरफ से, थोड़ा सा रात का समय था,
बोले साहब पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही, क्या करें? कौन डॉक्टर को बुलाए? तो खुद ही थोड़ा ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ाया, तो पेशेंट बोलता हाँ अब अच्छा लग रहा है ना। लेकिन ज्यादा ऑक्सीजन भी हानिकारक होती है। कोई भी ड्रग हो, केमिकल हो, कोई भी गैस हो, दुनिया की कोई भी चीज यदि आवश्यकता से ज्यादा बॉडी को इंट्रोड्यूस कराई जाए तो वो जहर की तरह काम करती है, बॉडी को खत्म कर सकती है वो। ठीक है। तो हमने आज कुछ टर्मिनोलॉजी देखी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने देखा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है ना। बफर्स क्या होते हैं, है ना। बफर्स को हमने आज समझा। ठीक है। फिर हमने देखा एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इनहेलेंट्स क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं, एंटीडॉट्स क्या होते हैं, डेंटिफ्रिक्सेस जिनको हम डेंटल प्रोडक्ट्स भी कहते हैं ये क्या होते हैं, टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। ये सब हमने आज देखा, है ना। और ऐसा ही एक और टर्म है जिसपे क्वेश्चन आ जाता है, फार्माकोपिया क्या होती है। कई बार बता चुका हूँ, बताओ फार्माकोपिया क्या होती है। एक बुक होती है जिसके अनुसार दवाई की मैन्युफैक्चरिंग होती है। वेरी गुड रवि, बिल्कुल सही कहा। ये दवाइयों की रेसिपी बुक होती है, जिसमें दवाइयों को बनाने की विधि दी है, दवाइयों के फॉर्मूले दिए हैं, उनके प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे, उन दवाइयों के स्टैंडर्ड्स क्या है ना। तीन प्रकार की होती है, आईपी, बीपी और यूएसपी। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया, बीपी मतलब ब्रिटिश फार्माकोपिया, और यूएसपी मतलब यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। और ये जो फार्माकोपिया का फार्मा कौन वर्ड है ना, फार्मा वर्ड है, ये कहाँ से आया है, फार्मा कौन से आया है। और फार्मा कौन का मीन्स होता है दवाई या मेडिसिन। ठीक है। और कोइया मीन्स होता है टू मेक, मतलब बनाने की विधि। तो फार्माकोपिया का मतलब क्या हो गया, दवाई बनाने की विधि। तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें दवाई बनाने की विधि दी हुई है। आपने कई जगह फार्मा वर्ड सुना होगा, तो फार्मा का मतलब होता है दवाई। ठीक है। और ये कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड फार्मा कौन से, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो फार्माकोपिया का मीनिंग क्या हो गया, दवाई बनाने की रेसिपी की बुक। ठीक है। और ये हर देश में ये डेवलप की गई है। और हमारे देश में फार्माकोपियल कमिटी ने इस बुक को डेवलप किया है। अभी इसका लेटेस्ट एडिशन 2018 में आया है। और इसका फर्स्ट एडिशन कब आया था, 1955 में। सेकंड एडिशन कब आया था, 1966 में। ऐसे करके इसके 7-8 एडिशन आ चुके हैं। ठीक है। इसमें दवाइयों की सॉल्युबिलिटी भी दी हुई है, दवाइयों के आईयूपीएसी नेम दिए हुए हैं, है ना। दवाइयों के एनालिटिकल टेस्ट दिए हुए हैं जिनसे उनकी क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। दवाइयों के केमिकल फॉर्मूला है ना, उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, उनका स्टोरेज कंडीशन क्या है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें ऐड की गई हैं। फिर हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है ना। टैबलेट का क्वालिटी कंट्रोल, कैप्सूल का क्वालिटी कंट्रोल, पेरेंटल्स का क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल क्यों जरूरी होता है, ये लैब्स में परफॉर्म किया जाता है, इसको एनालिस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में और कल शायद डिस्कस किया था एरर्स क्या होते हैं, इम्प्यूरिटी क्या होती है, लिमिट टेस्ट क्या होता है, टाइट्रेशन क्या होता है। ठीक है। आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का रिवीजन किया कल, कंप्लीट की किसी ने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री? लिमिट टेस्ट क्या होते हैं बताओ, क्यों लगाए जब जाते हैं? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जब मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो उसमें इम्प्योरिटीज चेक करने के लिए लिमिट टेस्ट लगाया जाता है, उसकी एनालिसिस करने के लिए। एंड ये आयरन, सल्फेट, आर्सेनिक मेटल में लगाया जाता वेरी गुड। आर्सेनिक, आयरन, सल्फेट, क्लोराइड, है ना, इनके लिमिट टेस्ट है हमारे सिलेबस में। ठीक है। और ये जो हैवी मेटल्स हैं इनकी यदि लिमिट बढ़ जाएगी स्टैंडर्ड से ज्यादा तो पॉइजनिंग भी हो सकती है। और ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हमारे प्रोडक्ट में आ जाती है। और ये प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ को, उसकी इफिकेसी को और उसकी स्टेबिलिटी को कम करती है। इसलिए हम लिमिट टेस्ट के थ्रू इसकी लिमिट का पता लगाते हैं। ठीक है। टाइट्रेशन क्या होता है बताओ। टाइट्रेशन
लेबोरेटरी में किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता करते हैं, टाइट्रेशन। हम्म, मतलब किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पता लगानी हो तो हम टाइट्रेशन टेक्निक यूज करते हैं। वेरी गुड। अब मुझे बताओ एरर क्या होती है। एरर। ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमने यदि कोई भी गलती की तो हमारी वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, है ना। मैंने रवि से कहा कि भाई रवि जाओ तुम 100 आम तोड़ के ला लो। रवि बगीचे में गया, रवि ने अंदाजे से तोड़े, और जब मैंने उसको काउंट किया तो वो 90 ही निकले। 10 आम कम लाए ना रवि ने, तो ये डिफरेंस आ गया। रवि ने एक प्रैक्टिकल किया था, एक काम किया था जिसमें 10 आम का डिफरेंस आ गया। 100 कहे थे, 90 लेके आया। तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम एरर बोलते हैं। और ये एरर को जब हम कम करते हैं तो इसको हम प्रिसीजन बोलते हैं। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन क्या होती है। एरर को मिनिमाइज करके हमारी जो ट्रू वैल्यू है, हमारी जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, उसके करीब हमें पहुंचना है। ठीक है, मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट के ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स आने चाहिए। ठीक है, और इसी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। एक्यूरेसी क्या होती है, मतलब हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसकी वैल्यू यदि स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर है तो हम उसको बोलेंगे एक्यूरेट है, परफेक्ट है, मतलब एकदम सही है। तो इसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है। एरर क्या होती है, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, और आपकी इम्प्योरिटी क्या होती है। इम्प्योरिटी क्या होती है, कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अनवांटेड यदि कोई मटेरियल प्रेजेंट है तो हम उसको इम्प्योरिटी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी भी बताया था और टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी भी बताया था, कहाँ से आ सकती है, कैसे आ सकती है, और उसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। हमने ये भी अभी देखा लिमिट टेस्ट क्या होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग क्या होता है ना, इसके मेथड्स क्या होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के। इसमें एचपीएलसी यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी यूज किया जाता है ना। और हर प्रोडक्ट का अपना क्वालिटी कंट्रोल होता है। जैसे टैबलेट के लिए हम फ्राइबिलिटी टेस्ट लगाएंगे, डिसोल्यूशन टेस्ट लगाएंगे, है ना। पेरेंट्रल के लिए हम क्लैरिटी टेस्ट लगाएंगे, लीक टेस्ट लगाएंगे, शाम टेस्ट लगाएंगे, लाल टेस्ट लगाएंगे, है ना। हम उसकी टेस्टिंग करके देखेंगे कि उसमें कहीं कोई पैथोजन प्रेजेंट तो नहीं है। हमारे सिलेबस में क्लोराइड का लिमिट टेस्ट है, सल्फेट का है, आयरन का है, आर्सेनिक का है, और हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट है। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक का। आर्सेनिक का जो लिमिट टेस्ट है वो गडजेट अपरेटस में परफॉर्म करते हैं, और उसमें आर्सीन गैस बनती है और येलो कलर आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि किस लिमिट टेस्ट में कौन सा कलर आता है या किस कलर की टर्बिडिटी डेवलप होती है, तो ये हमको पता होना चाहिए। टाइट्रेशन क्या होता है ना, हमने ये भी डिस्कस किया। टाइट्रेशन के टाइप, रेडॉक्स, रेडॉक्स टाइट्रेशन होता है जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। एसिड बेस टाइट्रेशन होता है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व जिसमें बनता है, एसिड बेस को न्यूट्रलाइज करता है ना। टाइट्रेशन में हम ब्यूरेट यूज करते हैं, कोनिकल फ्लास्क यूज करते हैं, टाइट्रेंड यूज करते हैं, टाइट्रेंट यूज करते हैं, इंडिकेटर यूज करते हैं, है ना। टाइट्रेशन का मेथड क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। इंडिकेटर्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइलिन ब्लू और फिनाफ्थिलिन। तो ये एंड पॉइंट पे हमें कलर शो करते हैं। ठीक है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है, ये सब टाइट्रेशन के टाइप्स होते हैं। ठीक है, किलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेशन का फॉर्मेशन करते हैं, किलेटिंग एजेंट। किलेटिंग एजेंट का एग्जांपल है ईडीटीए। क्या है इसका एग्जांपल, ईडीटीए। ईडीटीए क्या है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे बॉडी में कोई हैवी मेटल की पॉइजनिंग हो गई तो हम क्या करेंगे, ईडीटीए दे देंगे। तो ईडीटीए उस हैवी मेटल को क्या है अपने साथ जोड़ लेगा, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और वो कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव रहेगा। तो उस केस में हमारी बॉडी को पॉइजन डैमेज नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। हमने एंटासिड देख लिया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स देख लिए, ऐसी दवाइयाँ जो कि हमारे स्टमक पे काम करती हैं और स्टमक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट में यूज होती हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल में क्या प्रॉपर्टी होती है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, अभी बताया था ना आपको। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या होता है, एंटासिड होता है ना। और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है,
हेलो। ये सब एंटासिड के एग्जाम्पल है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मॉम्प्लस नाम का सिरप आता है इसका, ठीक है। और जेलुसिल, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सब क्या है? एंटासिड्स हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो हमने एसिडिफाइंग एजेंट का एग्जांपल देखा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्रोटेक्टिव और एड्सॉर्बेंट क्या होते हैं ये हमने देखा, है ना। जब टॉक्सिसिटी हो जाती है बॉडी में, पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल करते हैं। ये स्टमक की इनर लेयर पे एक प्रोटेक्शन फॉर्म करता है, जो टॉक्सिन को ब्लड में नहीं जाने देता। जो पॉइजनस सब्सटेंस है वो ब्लड में नहीं जा पाता, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फिर हम उसको वॉमिटिंग के थ्रू या तो बाहर निकालेंगे, या तो फिर हम उसको डायरिया के थ्रू बाहर निकालेंगे। कुछ ऐसे ड्रग्स भी है जैसे जमाल गोटा, जमाल गोटा खाने से लूज मोशन लग जाते हैं, ठीक है। आपने पिक्चरों में देखा होगा ना, जमाल गोटा मिला देते हैं और सब लोग लोटा लेके भागते हैं, ठीक है। तो या तो दवाई को जो ओवरडोज हुआ है जिस सब्सटेंस का, उसको या तो मुंह से बाहर निकालो या तो नीचे से बाहर निकालो। बाहर तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि पेट में रहेगा तो आंतों से अवशोषित होकर खून में चला जाएगा, और खून में चला जाएगा तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा, और जहर फैल जाएगा तो व्यक्ति ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंटी हमने टॉपिकल एजेंट्स देखे हैं, है ना। इसमें हमने एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक्स, टॉपिकल एजेंट्स क्या होते हैं, है ना। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। और बोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट जो जले के घाव होते हैं ना, कहीं जल जाए और घाव हो जाए तो उस पे सिल्वर नाइट्रेट का ऑइंटमेंट लगाते हैं, ठीक है। बोरिक एसिड, बोरिक एसिड भी माइक्रोब्स को किल करता है, ठीक है। तो इसका भी घाव की सफाई में इसका यूज किया जाता है। जैसे आयोडीन सॉल्यूशन पीले कलर का आता है, वो घाव को साफ करता है, ठीक है। तो उसका उपयोग किया जाता है। पोविडॉन आयोडीन भी आता है एक, ठीक है, एक मरहम आता है। ये मरहम घाव पे लगाया जाता है ताकि घाव पे कोई इन्फेक्शन ना हो। माउथ वॉशेस हमने देखा, डेंटल प्रोडक्ट्स देखा, है ना। डेंटल प्रोडक्ट्स का एग्जांपल क्या है? सोडियम फ्लोराइड है, स्टेनस फ्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और इसमें स्टोंटियम क्लोराइड है ना। माउथ वॉशेस है, गार्गल्स हैं, ये सभी डेंटल प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर हमने इनहेलेंट्स देखा। इनहेलेंट्स क्या होते हैं? जिसमें हम मेडिसिनल गैसेस हमने देखी, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इतनी चीजें हमने डिस्कस की। इसमें आपको कोई डाउट है? ये छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको सभी पढ़ लेंगे, है ना। ये एग्जाम में पूछी जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में ये आ चुकी हैं सारी, और नेक्स्ट ईयर में भी इनके आने की पॉसिबिलिटी है। आपके डिप्लोमा इन फार्मेसी में टर्मिनोलॉजीज बहुत पूछी जाती हैं, ठीक है। जैसे भाई एंटासिड क्या है, इनहेलेंट्स क्या है, रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज एंटासिड, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा? हेलो। कल कोई होमवर्क दिया था मैंने? हम्म। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में कोई होमवर्क दिया था? कौन सा सिस्टम पढ़ के आने का कहा था? हम्म। चलो ठीक है ना, कल हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज तो किसी को कोई डाउट नहीं है? क्यों? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है क्या? रवि, प्रतीक, मिर्जा, समझ में आया? हेलो। आवाज आ रही है बेटा? चलो ठीक है ना, कल हम क्लास कंटिन्यू करेंगे। बाय।